चलिए जी। सो लास्ट लेक्चर, लास्ट क्लास हम लोगों ने एक फोर्स पढ़ी थी, अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है। आज उसी को थोड़ा सा रिकॉल कर लेने के बाद उसी को कंटिन्यू करेंगे और फिर आज एक और चीज पढ़ेंगे, दैट इज विस्कस ड्रैग। और इसके थोड़े बहुत से क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। अगर आज देख पाए नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में क्या चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, पहले अपथ्रस्ट फोर्स को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैंने ये कहा था कि वी स्टार्टेड विद अ कॉन्सेप्ट कि whenever an object is submerged in a liquid, it is apparently lighter than it is in air। हमें वो लाइटर फील हो रहा होता है। अच्छा, उसका रीजन हमने क्या कहा था, उसका जो कंक्लूजन था हमारा कि जनाब उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रही होती है, लेकिन वो अपथ्रस्ट फोर्स होती क्या है, क्यों लग रही होती है, ये हमने देखा था। हमने कहा था कि देखिए, जब एक ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है तो वो लिक्विड का जो वॉल्यूम है, एक सर्टेन वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा। नाउ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अपना एक वेट होगा, वो वेट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सर्ट हो रहा होता है। किस तरह एक्सर्ट होगा, कि देखें वो जो डिस्प्लेस लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है। फ्रॉम टॉप टुवर्ड्स बॉटम, साइड वाइज, एंड फ्रॉम बॉटम टुवर्ड्स टॉप। जो साइड वाइज फोर्सेस लग रही हैं, अच्छा, ड्यू टू, एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कस की थी कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रेशर विद द डेप्थ, हमारे पास जो फोर्सेस का मैग्नीट्यूड था वो भी इंक्रीज हो रहा था। जो टॉप पे फोर्सेस लग रही थी वो सबसे मिनिमम मैग्नीट्यूड की थी। ठीक है। जो बॉटम पे फोर्सेस लग रही हैं वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की थी, क्योंकि उनकी डेप्थ सबसे ज्यादा थी। साइड वाइज जो फोर्सेस लग रही हैं वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं, लेकिन सिंस बोथ साइड पे जो फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट हैं तो वो साइड वाइज फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही थी, और एक रिजल्टेंट फोर्स टॉप से बॉटम एंड बॉटम से टॉप लगने वाली फोर्सेस का अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था। उस अपवर्ड फोर्स को हमने अपथ्रस्ट फोर्स कहा था। अ फोर्स दैट इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये बात हमने कही थी। हमने इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देखा था, उससे हमने कंक्लूड किया था कि अपथ्रस्ट फोर्स को हम रो जी वी से कंक्लूड करते हैं, जहां पे रो आपके पास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.81 है, और वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड है। आज इस बारे में भी बात होगी कि इसको वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड कहना क्यों जरूरी है। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने यहां से एक चीज और हम लोगों ने ड्राइव की थी कि रो जी वी, सिंस रो भी आपके पास लिक्विड का था, वॉल्यूम भी आपके पास लिक्विड का था, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम बिकम्स मास, एंड मास इनटू ग्रेविटी बिकम्स वेट। तो मेरे समझ में आया था कि जनाब जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो टेक्निकली डिस्प्लेस्ड लिक्विड का जो वेट है उसके बराबर होता है। ठीक है। अब यहां से आज हम बात शुरू करते हैं कि अपथ्रस्ट, पहली बात तो वो जो जहां से बात स्टार्ट हुई थी कि ऑब्जेक्ट हमें लाइटर फील क्यों हो रहा होता है, और वो लाइटर जो हमें फील हो रहा है उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं, तो आज उसको देखेंगे। उसे हम कह रहे हैं एपरेंट वेट। ठीक है। तो ये एपरेंट वेट का, ये लाइटर फील होने का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा उसको गौर से देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बनाने की कोशिश की। मैंने कहा कि लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, और हमने उसका उसका जो वेट है वो मेजर करने के लिए उसको न्यूटन मीटर से हैंग कर रखा था। अब न्यूटन मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि न्यूटन मीटर के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी वो उतना ही उसके अंदर स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, और उतना ही वो उसको रिकॉर्ड करके दे रहा होगा। बहरहाल, हम उसकी वर्किंग की डिटेल्स में तो नहीं जा रहे। अगर मैंने इन एयर न्यूटन मीटर के साथ एक ऑब्जेक्ट को हैंग कर रखा हुआ था, तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, राइट। और वही वेट जो है वो टेंशन फोर्स के बराबर था, जो कि इस स्प्रिंग के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में क्रिएट हो रही थी। ठीक है। और जो न्यूटन मीटर स्ट्रेच हुआ वो अकॉर्डिंग टू दैट टेंशन की वैल्यू जो कि वेट के इक्वल थी। तो न्यूटन मीटर ने हमें जो रीडिंग दी थी दैट वाज द एक्चुअल वेट। तो यहां से जो भी इसने रीडिंग दी उसको मैं कह दूंगा कि ये एक्चुअल वेट था, राइट। लेकिन अब अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके, इसी पूरे सेटअप को उठा करके ग्रेजुअली लिक्विड में डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है ना, लिक्विड के अंदर प्लेस कर रहा हूँ, सबमर्ज कर रहा हूँ, तो अब ऐसा होगा कि जैसे जैसे मैं इसको इनपुट मतलब लिक्विड के अंदर सबमर्ज करता जाऊंगा, वैसे वैसे लिक्विड जो है वो आपके पास क्या होता चला जाएगा, डिस्प्लेस होता चला जाएगा। और वो डिस्प्लेस लिक्विड ड्यू टू द रीजंस डिस्कस्ड अर्लियर, अर्लियर कल भी और आज भी जो रिकॉल किया, वो इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगा। अब वंस कंप्लीटली सबमर्ज,
तो अपथ्रस्ट की जो वैल्यू है वो अपनी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तक पहुंच जाएगी। अब ये जो फोर्स, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, इसके वेट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसका वेट अभी भी उतना ही है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका वेट अभी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और वो उतना ही था, डेफिनेटली वेट चेंज नहीं होने वाला। लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस की थी जिसका नाम अपथ्रस्ट फोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब वो फोर्स का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली, नॉट डेफिनेटली लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, अब सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि जनाब वेट से कम होगा, वेट से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वेट से ज्यादा किन केसेस में होगा उनको भी डिस्कस करेंगे। तो यहां से इसने एक फोर्स एक्सपीरियंस की जो कि अपथ्रस्ट फोर्स थी। अब जो आपके पास न्यू वैल्यू ऑफ द टेंशन ये स्प्रिंग एक्सपीरियंस कर रहा होगा, वो टेंशन फोर्स जो होगी इट वुड बी लेसर देन द वेट इटसेल्फ। तो न्यूटन मीटर की जो रीडिंग है वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। अब यहां जो मेरे पास न्यू रीडिंग आई है, न्यू डिक्रीज्ड रीडिंग, इसे मैं नाम देता हूं एपरेंट वेट का। दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, वाटर ने सपोर्ट कर दिया। तो मैंने कहा कि एपरेंट वेट, जिसको मैंने टेंशन से यहाँ पे शो कर रखा था, मैंने कहा एपरेंट वेट वुड बी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस द अपथ्रस्ट। तो इसको मैंने कहा कि दिस इज द एपरेंट वेट, दिस इज द वेट, एक्चुअल वेट। ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू ऑफ द अपथ्रस्ट है ना। द पॉइंट इज कि अपथ्रस्ट, क्या एपरेंट वेट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी? अगर वो ऑब्जेक्ट सबमर्ज है तो यस, अपथ्रस्ट की एपरेंट वेट की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए वेट आपके पास कांस्टेंट है, यूनिवर्सल, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। और अपथ्रस्ट भी कांस्टेंट रहेगा। अपथ्रस्ट क्यों कांस्टेंट रहेगा, इस पे थोड़ी सी और गुफ्तगू करनी है, लेकिन अपथ्रस्ट क्यों कांस्टेंट रहेगा, देखें आपके पास अपथ्रस्ट में रो जी वी आ रहा है। रो न डेंसिटी आप लिक्विड की चेंज कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम, वंस द ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली सबमर्ज तो आप उसका वॉल्यूम आपने फिक्स रखा हुआ है, तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं कर रहे, तो उसके ऊपर जो लगने वाली अपथ्रस्ट फोर्स है वो चेंज नहीं होने वाली। तो इसका मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक लिक्विड के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो उसका एपरेंट वेट जो होगा वो एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखेगा, इवन इफ कि मैं उसकी डेप्थ को थोड़ा बहुत चेंज भी कर लूं। ठीक है, तो इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिख देता हूँ, आप मेरे साथ साथ कॉपी कीजिएगा। अब लिखेंगे अ न्यूटन मीटर। अच्छा, मैंने न्यू मीटर लिख दिया, इसको मुझे न्यूटन मीटर लिखना था। बहरहाल, न्यूटन मीटर reads the actual weight of the object when hung in air। अच्छा, याद रहे एयर की तरफ से भी एक अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा। तो जो वो रीड कर रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल टू इट्स वेट, क्योंकि जो अपथ्रस्ट एयर लगा रहा होगा, कल हमने डिस्कस किया था, बहुत ही लो डेंसिटी होने की वजह से उसका जो अपथ्रस्ट की वैल्यू फ्रॉम द एयर लग रहा होगा गैसेस की तरफ से वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लिखेंगे इफ द ऑब्जेक्ट इज नाउ submerged in a liquid
it experiences an upthrust force. ठीक है, upthrust balances a fraction of the weight fraction of the weight and the reading on Newton meter decreases. ठीक है, इसी के आगे एक आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं. द न्यू रीडिंग इज रेफर्ड एज apparent weight. ठीक है, चलो. तो दिस वाज अबाउट द apparent weight. अब एक चीज हम देखेंगे जिसे हम कहते हैं पार्शली सबमर्ज, जहां पे मैं बार बार कह रहा था कि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम कहना क्यों जरूरी है, व्हाई इट्स नेसेसरी कि हम इसको ये बोलें कि ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम है, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम नहीं है. तो ये चीज हमें समझ में आती है पार्शली लिक्विड के केस में. ठीक है, तो अब एक केस देख रहे हैं हम पार्शली सबमर्ज का केस. सॉरी, अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इस तरह समझें कि फ्लोटिंग एंड सिंकिंग के हवाले से जो हम लोगों ने चीज पढ़ी है, वो बचपन से एक छोटी सी चीज पढ़ी है कि जनाब अगर मैं वाटर में फ्लोटिंग या सिंकिंग की बात करूं, तो हम ये कहते हैं कि जनाब डेंसर ऑब्जेक्ट, अगर एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए डेंसिटी ग्रेटर देन वाटर, तो वो सिंक कर जाएगा. और एन ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी स्मॉलर देन लेसर देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर, वो फ्लोट करेगा. ठीक है, ये बहुत कॉमन बात थी हमारे लिए. लेकिन फिर हम एक और चीज डिस्कस करते हैं कि अगर मैं शिप्स की बात करूं, दी 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 ह्यूज शिप्स, वो तो बड़े मजे से फ्लोट कर रही हैं. ऑल्दो के उनका जो क्या कहते हैं आपके पास उनकी जो डेंसिटी है, जो जो मटेरियल उसके अंदर इस्तेमाल हुआ हुआ है, वो तो वाटर की डेंसिटी से कई ज्यादा होता है. मेटेलिक बॉडीज होती है, वाटर की डेंसिटी 1000 kg/m³ ऑन एन एवरेज. अगर हम सी वाटर की बात करें तो 11,050 से 1100 चली जाएंगी जनाब. लेकिन स्टिल जो मेटल की डेंसिटी होती है वो तो उससे कई ज्यादा होती है. बट स्टिल अ शिप मैनेजेस टू फ्लोट ऑन द वाटर. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल, वो हम यहां पे देखेंगे. देखें, अगर मैं कहूं कि एन ऑब्जेक्ट submerged, partially submerged in a liquid such that it displaces a volume of liquid that was greater than its own volume. ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि जब ऑब्जेक्ट जो हो वो खुद इंटरनली हॉलो हो, या उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का हो कि जो वो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा हो वो काफी ज्यादा हो. ठीक है ना, लिक्विड का जो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा हो. तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरे पास एक सिचुएशन थी, ये मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरह रखा हुआ है कि ये पानी के अंदर मौजूद है और वो कंप्लीटली सिंक भी नहीं कर रहा. ठीक है, एंड एक्चुअली वो फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर, इस तरह कि वो पार्शियली सबमर्ज्ड है. समवट ऐसी सिचुएशन आपके पास. ठीक है,
अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा उस वक्त होगा कि या तो इसकी डेंसिटी कम होती, या फिर इसके ऊपर लगने वाली जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो इसके वेट के इक्वल या उसके वेट से ज्यादा हो। अगर ऐसा हो सकता है कि वो उसके वेट के बराबर है या उसके वेट से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको बैलेंस कर देगा, वो नीचे सिंक होने नहीं देगा। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की बात करूं, जैसे मैंने कहा कि सबमर्ज्ड है और वॉल्यूम वो उसके अपने वॉल्यूम से ज्यादा कर रहा है। देखो, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करूंगा तो मैं ये जो हाईलाइटेड पार्ट अब दिखा रहा हूं ना, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो ये नहीं आ रहा उसके अंदर, दिस इज द ए, ये है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वो डिस्प्लेस कर रहा है, वो इतना सारा डिस्प्लेस लिक्विड कर रहा है। अगर वो पार्शली सबमर्ज है तो इतना सारा लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस करेगा। तो यकीनी सी बात, यहाँ पर उसने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया वो उसके अपने वॉल्यूम से कई ज्यादा था। ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह हाईलाइट हाईलाइट करूं कि मैं मार्क करूं कि वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड आपके पास कितना होगा, सो देखें, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। आई होप कि ये अच्छे से हाईलाइट हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा। ठीक है। तो मैंने कहा ये जो है आपके पास, इसको मैंने कहा दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, जो कि ऑब्जेक्ट के अपने वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है। ठीक है। तो इन दैट केस अब ये जो अब थ्रस्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट माइट बी ग्रेटर देन इट्स ओन वेट, और जो कि इसको सिंक करने से रोक देगा। ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर आपके पास अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू वेट, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। अच्छा, ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का अपथ्रस्ट वेट से ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए? तो देखें, ये उस वक्त अजीब होगा इफ इफ द ऑब्जेक्ट displaces a volume of liquid greater than its own volume, greater than its own volume। ठीक है। तो अगर मुझे हेवियर मास फ्लोट करवाना है, अगर हेवियर डेंसिटी वाला ऑब्जेक्ट को मुझे फ्लोट करवाना है, ठीक है, तो मुझे क्या कंडीशन अचीव करनी पड़ेगी फॉर फ्लोटिंग? अगर एक शिप फ्लोट कर रही है तो मुझे चाहिए, अच्छा सॉरी, तो मुझे एक कंडीशन फुलफिल करनी है कि उसका अपथ्रस्ट और उसका वेट जो हो वो बैलेंस्ड हो। अब जनाब ये खुल जाए, ठीक है। अच्छा, अगर अपथ्रस्ट और वेट को बैलेंस करना है तो वो मैं किस तरह कर सकता हूं? तो मैंने कहा मुझे करना है अपथ्रस्ट और वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को बैलेंस्ड। ठीक है। अगर मैं अपथ्रस्ट की बात करूंगा तो यहां पे अपथ्रस्ट होगा रो ऑफ वाटर, जी एंड वी ऑफ वाटर। ठीक है। और यहां पे मैं इसको एम जी, ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इंटू जी मैंने इस तरह लिखा। अगेन मैं इसको लिख सकता हूं इस तरह कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैं लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जी। तो बेटा यहां से जी एंड जी मैं कैंसिल आउट करता हूं, और एक कंक्लूजन पे मैं पहुंचता हूं कि जो रेशो डेंसिटीज का है, वॉल्यूम्स का रेशो उसका इनवर्स होना चाहिए। ठीक है। मतलब ग्रेटर डेंसिटी
मस्ट हैव लेसर वॉल्यूम, मतलब क्या कहते हैं, वो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस करे वो ज्यादा हो, उसका अपना वॉल्यूम जो हो वो आपके पास कम हो। आप ये कंडीशन अचीव कर लें तो इसका मतलब ये कि आपने अपथ्रस्ट को वेट के इक्वल कर दिया। इसका मतलब ये कि आप हेवियर ऑब्जेक्ट को भी क्या कर रहे हैं, इजीली फ्लोट करवा रहे हैं। तो अगर एक ऑब्जेक्ट फ्लोट या सिंक कर रहा है तो दैट्स नॉट ओनली ड्यू टू द डेंसिटी, उसके अंदर अपथ्रस्ट का भी एक काम है। तो अब आप जैसे देखते हो कि बड़े बड़े शिप्स हैं आपके पास, वो बड़े बड़े शिप्स जो है वो इतने इजीली फ्लोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया गया है कि जो उनका वॉल्यूम है वो उससे कई ज्यादा वॉल्यूम जो है वो लिक्विड का डिस्प्लेस करते हैं। उनके पास जो अपथ्रस्ट उनके ऊपर एक्ट कर रहा होता है वो उनके वेट के बराबर होता है, और वो फोर्सेस बैलेंस होती हैं, उसको सिंक होने से अ, बचा लेती हैं। ठीक है जी। चले, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब एक अहम बात वो ये कि अपथ्रस्ट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। देखें, अपथ्रस्ट की जो वैल्यू होती है रो जी वी, इसमें डेंसिटी आ रही है लिक्विड की। जब तक लिक्विड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि वो अपथ्रस्ट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वी, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, तो जब तक डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि वो अपथ्रस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब मैं ये कंक्लूड करूं कि डेप्थ से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अगर मैं इसको फर्दर डेप्थ में लेके चले जाऊं, मैं यहां लेकर के आ जाऊं, ठीक है, मैं लेट से कि इसको इस डेप्थ पे लेकर के आ गया था, यहां का प्रेशर बढ़ा, लेकिन इक्वली यहां का प्रेशर भी तो बढ़ा होगा। प्रेशर की वजह से आपके पास अपथ्रस्ट नहीं है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रेशर अपथ्रस्ट फोर्स लग रही है। तो प्रेशर डिफरेंस तो अभी भी उतना ही है टॉप टू बॉटम, ठीक है ना। प्रेशर डिफरेंस H2 - H1, तो वो अभी भी वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड या वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर बन रहा है। तो नो मैटर व्हाट द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, no matter is the if the object is stationary in liquid, no matter if the object is moving in the liquid, ascending, descending, कुछ भी उसका मोशन हो, कुछ भी उसकी पोजीशन हो, कुछ भी उसकी डेप्थ हो, अपथ्रस्ट की वैल्यू जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मोशन एंड डेप्थ इन लिक्विड। ठीक है। अ, लिख देता हूं, इट्स इट हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। अगर तो ऑब्जेक्ट क्रश कर गया इन लिक्विड, तो जनाब वॉल्यूम जो वो डिस्प्लेस कर रहा होगा कम कर लेगा। जिसका मतलब ये है कि अब उसके ऊपर अपथ्रस्ट की वैल्यू भी कम लग रही होगी। यस। अगर तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड चेंज हो गई, जो कि हमारे पास नेचुरल रिजर्वॉयर्स के अंदर अगर हम देखें, अगर मैं स्विमिंग पूल्स की या फिर यूनिफॉर्म क्या कहते हैं उसकी बात करूंगा, लिक्विड्स की, मैंने इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग कितनी गलत लिखी है, चलें जी मैं इसको सही कर देता हूँ। मैंने कहा कि अगर मैं किसी स्विमिंग पूल की बात कर रहा हूँ या फिर मैं एक ऐसे लिक्विड की, एक ऐसे रिजर्वायर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे लिक्विड जो है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी रखता है, तो मैं जितनी भी डेप्थ के अंदर ले जाऊंगा डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, अपथ्रस्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर मैं नेचुरल रिजर्वायर्स की बात करता हूँ, ठीक है, लेक्स की बात करता हूँ, तो वहां पे हम ये कंसिडर करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकली होता भी है कि एज वी गो डाउन दी डेप्थ, तो आपके पास जो डेंसिटी है वो ग्रेजुअली चेंज होना शुरू हो जाती है, ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, मिनरल सेडिमेंट्स, पता नहीं क्या क्या चीजें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड स्लाइटली चेंजेस, तो जो टॉप पर होगा बॉटम पे डेंसिटी में फर्क होगा, ज्यादा होगी नीचे डेंसिटी। तो अगर मैं नेचुरल रिजर्वायर्स की बात कर रहा हूँ, तो जैसे जैसे मैं डेप्थ में जाऊंगा, ड्यू टू द इंक्रीज इन डेंसिटी
आपके पास अपथ्रस्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन जब तक आप अपथ्रस्ट एंड डेंसिटी एंड दी वॉल्यूम को चेंज नहीं करते, अपथ्रस्ट की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है। आप एक्सेलरेट करवाओ ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी को जैसे भी मूव करवा रहे हो, वो कांस्टेंट रहेगा आपके पास। ठीक है, चले, ये था ऑल अबाउट अपथ्रस्ट। अब एक और फोर्स पढ़ेंगे जिसके क्वेश्चंस अपथ्रस्ट के साथ साथ हमें मिल रहे होते हैं। ठीक है, एंड फिर वील मूव टुवर्ड द क्वेश्चंस ऑफ फ्यू क्वेश्चंस टुडे, एंड फिर कुछ आगे भी करेंगे। द फोर्स इज द हाँ जी, द फोर्स इज एंड द कॉन्सेप्ट इज विस्कस ड्रैग। चलिए, बहुत छोटा सा, बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट है, विस्कस ड्रैग। ठीक है, now what viscous drag is, it is again related to the fluids, मतलब air and any sort of liquid, any sort of gas, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, अब इसका ताल्लुक है मोशन से, जहां पे लफ्ज ड्रैग का आ जाता है तो इसका मतलब है वहां पे मोशन से ताल्लुक है। ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं किसी भी लिक्विड के अंदर मूव करवाता हूं या किसी भी जनरल फ्लूइड के अंदर मूव करवाता हूं, तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि उसके मूवमेंट की वजह से उस ऑब्जेक्ट की कोलिजन हो रही होगी उस लिक्विड के, उस फ्लूइड के पार्टिकल्स के साथ साथ। ठीक है, अब जैसे देखें, ये आपके पास लिक्विड मौजूद है। अब मैं इस बात से तो, इस बात का डिनाई तो नहीं कर सकता ना कि जनाब लिक्विड भी मैटर है और उसके अंदर भी पार्टिकल्स मौजूद हैं, बहुत छोटे से जरूर है एज कम्पेयर टू दी ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे होंगे, लेकिन पार्टिकल्स हैं, मौजूद हैं। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि जनाब मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट था जो कि किसी भी एक लिक्विड के अंदर ट्रैवल कर रहा था विद अ सर्टेन वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने कहा लेट्स से कि दिस वाज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अब इसकी वेलोसिटी, इसकी मूवमेंट इसकी आगे की तरफ है, तो होगा क्या हमारे पास कि जो लिक्विड के हमारे पास पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ इसके मोशन को अपोज कर रहे होंगे बाय कोलाइडिंग विद इट। ठीक है, ये चलते हुए इन लिक्विड पार्टिकल से कोलाइड करेगा। ठीक है जी, और ये जो कोलाइडिंग पार्टिकल्स हैं ये इसकी मोशन को अपोज कर रहे हैं। नाउ ये एक रेजिस्टिव फोर्स दे रहे होंगे इसको, एंड दैट रेजिस्टिव फोर्स इज बेसिकली रेफर्ड एज द विस्कस ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब ये एयर में भी मिलेगा, ये आपको फ्लूइड्स में भी मिल रहा है। इसका नाम विस्कस ड्रैग क्यों है? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। नाउ व्हाट विस्कोसिटी इज, एक चीज हमने डेंसिटी पढ़ी थी, ठीक है ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम। Viscosity is the ability to flow. Viscosity is related to the thickness of the liquid, thickness of the fluid. ठीक है ना? अब विस्कस लिक्विड, जितना ज्यादा वो विस्कस लिक्विड होगा, इसका मतलब ये है कि उसकी एबिलिटी टू फ्लो उतनी कम है। ठीक है, उसकी थिकनेस, उसका गाढ़ापन उतना ज्यादा है। अगर मैं विस्कोसिटी वाइज कंपेयर करूं तो जो वाटर है इट हैज अ लेसर विस्कोसिटी एज कंपेयर टू ऑयल। डेंसिटी में तो पानी जीत गया, ठीक है ना, डेंसिटी ऑयल की कम थी। लेकिन जिस वजह से हमें लगता था कि जनाब डेंसिटी शायद ऑयल की ज्यादा होगी, तो वो एक्चुअली रीजन विस्कोसिटी था। गाढ़ा ज्यादा है ना, उसका फ्लो रेट कम है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो वो डेंसिटी नहीं, वो विस्कोसिटी है। अब आप खुद ही अज्यूम कर सकते हो, जितना विस्कस लिक्विड होगा उसकी तरफ से ऑफर होने वाली जो रेजिस्टिव फोर्स होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए हम इसको, क्योंकि दिस दिस रेजिस्टिव फोर्स इज ऑफर्ड मेनली ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड और द फ्लूइड, तो मैं हम इसको विस्कस ड्रैग का नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर सकता हूं कि जितना लेस विस्कस लिक्विड होगा उसकी तरफ से ऑफर होने वाली रेजिस्टिव फोर्स कम होगी, जितना मोर विस्कस लिक्विड होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑयल की बात करूं, मैं ग्रीस की बात करूं, मैं हनी की बात करूं, उसकी तरफ से ऑफर होने वाली रेजिस्टिव फोर्स विस्कस ड्रैग उतनी ही ज्यादा होगी। अब इस चीज को गौर करो, तो मैंने फ्लूइड का नाम दिया था, सही है, तो मतलब ये विस्कस ड्रैग आपके पास एयर में भी मिलता होगा। यस,
एयर रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हुए आ रहे थे, दैट इज बेसिकली द विस्कस ड्रैग ऑफर्ड बाय द एयर। तो जो सारी बातें तुमने एयर रेजिस्टेंस के लिए पढ़ी थी, वो सारी बातें आपके पास विस्कस ड्रैग के लिए भी इक्वली वैलिड है, और एक्चुअली वही है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इज अ विस्कस ड्रैग ऑफर्ड बाय द एयर। तो बस स्पेसिफिक नाम दे दिया हमने जनाब एयर रेजिस्टेंस का। अब क्या क्या पढ़ा था एयर रेजिस्टेंस के बारे में? एयर रेजिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा था, इट एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। विस्कस ड्रैग एक्ट्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। एयर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि एयर रेजिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना फास्टर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होगा, जो आपके पास विस्कस एयर रेजिस्टेंस है वो ज्यादा लगता था, तो लाइकवाइज विस्कस ड्रैग उतना ही ज्यादा लग रहा होगा जितना ऑब्जेक्ट फास्टर होगा। ऑब्जेक्ट स्लो होगा, विस्कस ड्रैग भी कम लग रहा होगा। ठीक है। तीसरी चीज, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लग रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन अ लिक्विड या एनी फ्लूइड, उसके ऊपर विस्कस ड्रैग एक्ट नहीं कर रहा होगा। तो अनलाइक अपथ्रस्ट, जैसे मैंने कहा था कि अपथ्रस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मोशन, दिस इज डिपेंडिंग ऑन द मोशन। विस्कस ड्रैग उसी सूरत लगेगा, हम यूजली इसको सिर्फ ड्रैग फोर्स का नाम भी दे देते हैं। तो विस्कस ड्रैग, पहली बात तो ये लग रहा है आपके पास इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, टू द वेलोसिटी, टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसकी जो मैग्नीट्यूड है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इट एक्ट्स ओनली टू द क्या कहते हैं आपके पास मूविंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मतलब फॉरवर्ड फोर्स एंड विस्कस ड्रैग बैलेंस्ड होंगे। ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है विस्कस ड्रैग की वजह से कर रहा हो, तो उसके ऊपर विस्कस ड्रैग ज्यादा लग रहा होगा। आपको याद होगा काइनेमैटिक्स के अंदर हमने कुछ ग्राफ्स डिस्कस किए थे, जिसके अंदर हमने एन ऑब्जेक्ट अचीविंग टर्मिनल वेलोसिटी इन अ थिक लिक्विड जार, ऐसा हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था वहां पर रेजिस्टिव फोर्सेस होती है। वो रेजिस्टिव फोर्स बेसिकली क्या थी आपके पास? विस्कस ड्रैग था। तो अब ये सारी बातों को हम लिख लेते हैं, ठीक है ना? तो हमने लिखा इसके बारे में, विस्कस ड्रैग is a resistive force offered by the fluid to a moving object। ठीक है, रीजन क्या है? रीजन ये है कि व्हेन व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in a fluid, it collides with the particles in the fluid, which causes a hindrance to its motion। ठीक है, तो अच्छा, अब जनरल सी बातें, क्योंकि वो हिंड्रेंस है, रेजिस्टिव फोर्स है, तो विस्कस ड्रैग के बारे में जनरल बातें ये हैं जो हमें याद रखनी है। विस्कस ड्रैग, पहली बात, एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट
ठीक है, इट्स प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज हमने पढ़ रखी हुई है बचपन से, अगर मुझे एयर रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना है कैसे करेंगे? हम कहते थे, एक वर्ड यूज करते हैं एरोडायनेमिक शेप, या मैं बोल सकता हूँ स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन ऐसे कि अगर मैं फ्रंटल एरिया को थोड़ा सा एरोडायनेमिक शेप दे दूं, थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर दूं किसी तरह एरिया को, तो वहां पे एयर रेजिस्टेंस कम हो जाती थी। लाइकवाइज विस्कस ड्रैग भी आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है। तो एक पॉइंट आप लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस ड्रैग मैग्नीट्यूड ऑफ विस्कस ड्रैग may be reduced by reducing the frontal area of the object। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना हूं एरोडायनेमिक शेप। ठीक है। और अब आ रहा है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एयर रेजिस्टेंस is the viscous force या is the viscous drag offered by the air। तो इस मतलब इसको ये बोलेंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं कि जनाब एयर रेजिस्टेंस एक विस्कस ड्रैग है। उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया जनाब, एयर की तरफ से लग रहा है तो आपने उसको एयर रेजिस्टेंस का नाम दे दिया था। तो अपथ्रस्ट से डिफरेंट फोर्स ये यूं है कि अपथ्रस्ट का एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है, विस्कस ड्रैग का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है ना? अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो डेफिनेटली ये बैलेंस कर रहा होगा किसी ना किसी एक ड्राइविंग फोर्स को, एंड इन दैट केस आपके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ लग रहा है। अगर ऑब्जेक्ट आपके पास एक्सेलरेट कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के इंक्रीज के साथ साथ जो अपथ्रस्ट फोर्स, जो विस्कस ड्रैग फोर्स है, वो भी चेंज होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, लेकिन अपथ्रस्ट अभी भी कांस्टेंट है आपके पास। ठीक है ना? अपथ्रस्ट की डायरेक्शन स्पेसिफिक है, वो अपवर्ड लग रही होगी। विस्कस ड्रैग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लग रहा है। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ असेंड कर रहा है तो विस्कस ड्रैग नीचे लग रहा होगा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ सिंक कर रहा है तो अप विस्कस ड्रैग ऊपर लग रहा होगा। अगर हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो विस्कस ड्रैग हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन लग रहा होगा। आई बस समझ में? विस्कस ड्रैग को रिड्यूस किया जा सकता है फॉर एन ऑब्जेक्ट, उसका आप फ्रंट मतलब जो फ्रंटल एरिया है वो आप चेंज कर दें। ठीक है ना? लेकिन एक स्पेसिफिक वॉल्यूम जब आप कर चुके हैं तब आप उसकी अपथ्रस्ट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो दीज वर द टू फोर्सेस जो कि हम लोगों ने यहाँ पे आज देखी। ठीक है, इस वाले लेक्चर के अंदर। तो फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर वाला जो, नो, वी डोंट हैव द फॉर्मूला ऑफ विस्कस ड्रैग। असल में विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला जरूर होता है, वो बात चली जाती है फ्लूइड डायनेमिक्स की तरफ, और वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली हमारा सिलेबस का पार्ट है नहीं। और उसका रीजन ये है कि हम विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन चीजों को आइडियलाइज करके, आइडियलाइज करके एज एन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को आइडियलाइज कर सकते हैं। ठीक है,
और डेफिनेटली लिक्विड को आइडियलाइज कर सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है विस्कोसिटी, जो हमने नाम लिया। हर ऑब्जेक्ट की जिस तरह डेंसिटी निकालते हैं, इसी तरह विस्कोसिटी भी एक मैग्नीट्यूड रखती है। ठीक है, मीटर्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें फ्लूइड डायनेमिक्स का पार्ट जरूर है, हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो वी डू नॉट डिस्कस विस्कस ड्रैग मैथमेटिकली सिर्फ इतना होगा कि आपने ऐड सब्ट्रैक्ट करके वैल्यू ऑफ द विस्कस ड्रैग निकाल दी है, लेकिन बाय फॉर्मूला हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे एयर रेजिस्टेंस को हम बाय फॉर्मूला नहीं पढ़े होते। ठीक है। तो मैंने कहा फोर्सेस डेंसिटी प्रेशर वाला जो हमारा एक चैप्टर था, उसमें फोर्सेस वाला जो पार्ट था वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया, जिसमें वी स्टार्टेड विद दी टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्सेस। उसके ऊपर कुछ केसेस लेडर वाले किए थे, इक्विलिब्रियम वाले किए थे। फिर हम लोगों ने कुछ केसेस पुली वाले केसेस देखे थे, जिसे स्ट्रिंग मास सिस्टम हम कहते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकालना हमने देखा था। और फिर ये कि हमने एपरेंट वेट वाले, ओ सॉरी, अपथ्रस्ट एंड विस्कस ड्रैग वाली चीजें देख ली। ठीक है। सो अब नेक्स्ट स्टेप है इसके थोड़े से पहले क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, क्वेश्चंस हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह इन दी नेक्स्ट लेक्चर। हम अपथ्रस के और इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा अलोंग विद दी पास्ट पेपर्स क्लासेस चला जाएगा, वो इस स्ट्रीम से थोड़ा सा हटकर होगा। एंड हमारी जो नेक्स्ट लेक्चर क्लास होगी उसके अंदर वील बी स्टार्टिंग विद डेंसिटी।